क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स का? Divided into three parts: कौन कौन से थे? material, number of mode, Number of and modes. refractive index and materials. ओके, चलो refractive हम index जिससे and पूछना वो materials पे बताएंगे, सर। ठीक है। कौन है? सुमित, सुमित है इधर? सुमित ऑन करके चला गया। और कौन है? तुषार? सुमित, तुषार। यस सर। हाँ बेटा, क्या अच्छा ये बताना, नंबर ऑफ मोड्स के बेस पे कितने फाइबर्स के क्या क्या टाइप है फाइबर्स के? सर एक बार और बोल दीजिए। व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स? ठीक है, क्या क्या होता है मोड्स के बेस पे ऑप्टिकल फाइबर्स, कितने टाइप के होते हैं? सर 2 टाइप्स के। 2 टाइप, कौन कौन से? सर सिंगल और मल्टी नोड। सिंगल एंड मल्टी मोड, ठीक है। तो सिंगल और मल्टी मोड फाइबर्स हमारे पास हैं। और यहाँ पर अभी मोनिका चौहान है। Yes, sir. हाँ मोनिका बेटे, मोड का क्या मीनिंग होता है? Sir, What do you mean? possible paths. That is the all possible path through which the light wave or the signal can travel the ट्रेवल। number Yes, of sir. modes, ठीक है। तो वो और तो विद इन दूसरा एक फाइबर और, कवर होगा ना। हाँ बेटे, इसके बाद श्रेया इज देयर। श्रेया, श्रेया नहीं है। सौम्या? यस सर। हाँ सौम्या बेटा, ये बताओ, एक और टाइप होता है, वी कॉल्ड इट बेसिस ऑफ इंडेक्स प्रोफाइल। क्या यस मीनिंग सर। होता है इसका? कौन कौन से टाइप के होते हैं सर सिंगल फाइबर? इंडेक्स होते हैं और ग्रेडेड इंडेक्स। सिंगल नहीं, स्टेप Step. इंडेक्स, स्टेप। ठीक है। स्टेप यस इंडेक्स, सर। स्टेप इंडेक्स का मतलब क्या होता है? सर जो जिसमें यूनिफॉर्म होता है। जिसमें जो कोर प्रोफाइल है यूनिफॉर्म। को वो स्टेप वाइज चेंज, यानी कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट होता है और क्लैडिंग का भी कांस्टेंट होता है। तो जैसे ही हम क्लैडिंग में पहुंचते हैं एकदम से स्टेप वाइज उसमें चेंज आता है, जबकि ग्रेडेड में क्या होता है? Gradually changes. ग्रेजुअली चेंज होता है। ग्रेजुअली चेंज होता है। किस में होता है, कोर में या क्लैडिंग में? Core में. कोर में। कोर में, सर ठीक है। कोर में। और कहाँ मैक्सिमम होता है, कहाँ पर मिनिमम होता है? Center सर पर सेंटर पे maximum. मैक्सिमम होता है। Sliding हाँ boundary पे. ठीक है, तो सेंटर में मैक्सिमम होता है और उसके दोनों तरफ अगर हम जाएं तो ये कम होता चला जाता है। ठीक हो गया। रिधि, रिधि है? Yes, sir. हाँ बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में कौन से फाइबर्स यूज होते हैं? Long distance. सिंगल मोड या मल्टी मोड? Single mode. सिंगल मोड। ऐसा क्यों हुआ? कोई बताएगा हमें सिंगल मोड क्यों यूज किया? सर डिस्पर्जन हो जाता है. सर डिस्पर्शन की वजह डिस्पर्जन, से। मैंने कल बताया था, the waves that enters at the input and at the same time but they do not comes out at the same time, so due to this the broadening of peak is take place, we called it dispersion। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, क्या लॉसेस होता है मटेरियल में और क्या डिस्पर्जन है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल तक हमने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है वो डिस्कस किया था। देन हमने अलग अलग जो क्लासिफिकेशन थे उनको डिटेल में स्टडी करा। कुछ स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल में थी, कुछ ग्रेडेड इंडेक्स, कुछ मल्टी मोड में थे, कुछ आपका सिंगल मोड। तो ओवरऑल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। हमें क्लियर डिफरेंस पता लग गया था स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स में क्या डिफरेंस है, और दूसरा सिंगल मोड और मल्टी मोड। So now I'm going to present my screen. I think some students are from batch 9 also, तो वो लोग भी ध्यान से पढ़ते रहें। तो मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है कल के लेक्चर से तो मुझसे पूछो, अदरवाइज आई विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक टुडे। ओके, सो for today's lecture having the content that is dispersion and attenuation। ओके, तो यहाँ हमारा दिख रहा है स्लाइड में, डिस्पर्जन और एटेन्यूएशन को अब हमने स्टडी करना है। तो ऑप्टिकल डिस्पर्जन क्या था? ऑप्टिकल डिस्पर्जन कल मैंने बताया था कि जो लाइट बीम्स हैं
वो एक टाइम पे तो अंदर जा रही हैं फाइबर में, ठीक है। इस तरीके से हमारा फाइबर है, इस फाइबर में हम लाइट बीम्स को भेज तो एक ही टाइम पे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर हम देखें इनके बाहर आने का टाइम सबका सर अलग जब है। वो बाहर आती है, हाँ, देखो इसमें जो ग्रीन है ये सबसे लेट आएगी, ठीक। ये आपकी ब्लू इसके बाद पहुंचेगी। अगर एक और मैं बनाऊँ यहाँ पर पिंक कलर से, तो ये ज़्यादा एंगल में आ रही है, तो सबसे पहले इसका मतलब पिंक वाली आने वाली है फर्स्ट। दूसरा आपका कौन सा आएगा, दिस ब्लू, एंड द थर्ड वन इज दिस ग्रीन। ग्रीन। इसकी वजह से जो पीक बहुत शार्प थी हमारी, इस पीक में क्या हो जाती है, ब्रॉडनिंग। तो ये फिनोमिना आपका क्या कहलाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डिस्पर्जन। तो ऑप्टिकल फाइबर्स कैरी, यहाँ जो थ्योरी है, चलो थ्योरी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ कह रहा है। तो जो ओवरऑल आउटपुट है और क्या उसका मीनिंग है मैंने तुम्हें बताया। तो द ऑप्टिकल फाइबर कैरी अ सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल पल्सेस विद डिफरेंट शेप्स, प्रोफाइल, गॉसियन, लॉरेंज, स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स होता है भाई, किस तरीके से हमारा कोई भी फंक्शन है या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, बहुत तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है, और किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनकी कुछ टर्म्स हैं, गॉसियन, लॉरेंजियन, स्क्वायर, तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं जाना है इनमें, ठीक। तो हमें याद रखना है कि इस तरीके की कुछ प्रोफाइल्स होती हैं, अलग अलग शेप के कर्व और ग्राफ होता है, जिन्हें हम कुछ को गॉसियन कहते हैं, कुछ को लॉरेंज, कुछ को स्क्वायर। तो ये आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है, अगर तुम लोग इसे डिटेल में पढ़ोगे। ओके, द पल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फुल विड्थ ऑफ हाफ मैक्सिमा। देखो कोई भी पल्स होती है, उसकी क्वालिटी को बताने के लिए उसकी सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी पल्स की, फुल विड्थ ऑफ हाफ मैक्सिमा। अब ये चीज़ क्या होती है भाई, देखो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएं, ये देखो, ये हमारे पास फुल विड्थ ऑफ हाफ मैक्सिमा। ये हमारे पास कोई कर्व पल्स है, ठीक है। ये पल्स इनपुट में थी, अगर इस पल्स को हम देखें, ये पल्स हमारी कहाँ थी, इनपुट में। और इसका जो h/2, h/2 क्या होता है, फुल विड्थ ऑफ हाफ मैक्सिमा। जो ये पीक होती है, इसकी जो हाफ डिस्टेंस होती है, वहाँ पर पल्स की विड्थ कितनी है, उसको क्या बोलते हैं, फुल विड्थ ऑफ हाफ मैक्सिमा। समझ में आया, FWHM बोलते हैं इसे, ठीक है। शॉर्ट नेम होता है FWHM। में किसी भी पीक की या किसी भी पल्स की सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है FWHM। अब देखो ये हमारा कोड थी, इस कोड से सिग्नल होके गया, क्योंकि डिस्पर्जन हुआ तो देखो पीक की ब्रॉडनिंग हो गई। दिख रहा है तुम्हें इस वाले इसमें। अब इसका यस सर, बढ़ गया, FWHM बढ़ गया। और इसका मतलब ये किस वजह से बढ़ा, जो टाइम है, देखो W, जो इसकी अभी पहले विड्थ कितनी थी इनपुट में, WI, और वेलोसिटी क्या थी सिग्नल की V। तो कितना टाइम लगा होगा इस पल्स को आपका ट्रेवल करने में, जब ये कोर के अंदर आई, इसने इसका जो टाइम था वो था WI/V। लेकिन जब ये बाहर आई तो इसके FWHM चेंज हुआ। तो जो आउटपुट पल्स के लिए जो ये टाइम आया आपका, इसका FWHM को कवर करने के लिए, दैट मीन्स फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा, वो क्या हो गया, अब इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा नहीं होगा, इस पल्स के लिए FWHM एक्सक्यूज मी सर, ठीक। तो इसको FWHM को कवर करने के लिए इस एक्सक्यूज मी पल्स को सर, ज़्यादा टाइम लगा होगा, ठीक। तो जो FWHM है, इसको एक्चुअल में किससे मेजर करते हैं हम। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे। सर ये एक बार दोबारा बता दीजिए जी, समझ नहीं आई। चलो दोबारा ध्यान से देखना। किसी भी पल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम बताते हैं फुल विड्थ ऑफ हाफ मैक्सिमा। अब ये चीज़ है क्या, फुल विड्थ ऑफ हाफ मैक्सिमा क्या होता है, कोई भी हमारे पास पल्स है, उसकी कितनी हाइट है, उसके हाफ जहाँ पर होगा, इसके हाइट का हाफ, यहाँ पर इसकी कितनी विड्थ है, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच इसकी क्या विड्थ है, इसको बोलते हैं फुल विड्थ ऑफ हाफ मैक्सिमा। यानी एक पैरामीटर साइंटिस्ट ने डिसाइड किया किसी भी पल्स की कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करने के लिए। अब जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, एज है, हाइट है, तो ये सारे पैरामीटर्स हम फिक्स करते हैं। तो सबसे बेसिक पैरामीटर आज की डेट में हमारे पास किसी भी की आइडेंटिटी के लिए, दैट इज अवर आधार नंबर, ठीक है। सबका अपना एक आधार नंबर, वो हमारी एक
आइडेंटिटी बना दी कि ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इससे डिनोट होती है। इसी तरीके से यहाँ पर कोई भी पल्स है, उस पल्स के लिए ये बोला कि पल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितनी शार्प है, कितनी शैलो है ना, वो कहाँ से पता लगता है, एफ डब्ल्यू एच एम, फुल विड्थ ऑफ हाफ मैगजीन। अगर एफ डब्ल्यू एच एम ज़्यादा है तो इसका मतलब जो आपकी पल्स है वो बहुत शार्प नहीं होगी, ठीक। अगर एफ डब्ल्यू एच एम काफ़ी कम है तो इसका मतलब इसकी पीक बहुत शार्प होगी। तो इसका मतलब ये है कि एफ डब्ल्यू एच एम एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी पल्स की। और जब हम लेजर्स की बात हम फाइबर्स की बात करते हैं तो फाइबर्स के केस में क्या होता है, एक मिनट। तो फाइबर के केस में हमारे पास हमने देखा था कि जो पल्सेस हैं वो अलग अलग टाइम पे आउटपुट में हमें मिल रही थी, और हमने बोला था कि जो सिग्नल है, इस सिग्नल की जो स्ट्रेंथ थी, जो पीक थी, क्योंकि सारे सिग्नल एक ही टाइम पे हमें एंटर कर रहे थे, लेकिन जब आउटपुट में आए तो इनका टाइम सबका अलग अलग था। तो जो पीक, जो आपका पल्स थी, इसमें ब्रॉडनिंग हो गई, तो इसका एफ डब्ल्यू एच एम इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगर किसी पल्स का एफ डब्ल्यू एच एम में इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब उस पल्स में क्या आना शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ उसके सिग्नल में डिस्टॉर्शन हो गया, इसका मतलब, ठीक है। उसका सिग्नल जो है पहले ओके की सर। प्योर नहीं रहा। अगर जितनी जो पीक जितनी इंटेंस है, उसकी जो क्वालिटी है उसी क्वालिटी में आउटपुट में मिले, तो दैट मीन्स सिग्नल का हमारी प्योरिटी उतनी ही रही जितनी उसने एंटर की थी। लेकिन फाइबर्स के केस में होता क्या है, स्पेशल केस जब मल्टीमोड फाइबर हैं, तो जो वेव्स हैं वो आपका डिफरेंट टाइम में वो आउटपुट में हमें मिल रही है। एक बार मैं यहाँ पर दोबारा से बनाता हूँ डायग्राम को, तो मैं तभी समझ में आएगा कि हमारे पास फाइबर है, नीचे बनाया है, तो मैं पल्सेस को दिखाता हूँ इस तरीके सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। से। अभी ठीक है? यस सर। तो तुम्हारे बैच वालों को बहुत लो आती है, दूसरे बैच में तो आवाज़ वो कहते हैं ठीक है। चलो अब ठीक आ रही होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने पहले बताया आपको बहुत सारी पल्सेस हो सकती हैं, एक इस एंगल पर आ रही हैं, बाहर निकली, दूसरी ज़्यादा नैरो एंगल पे आई, इस तरीके से निकल गई, एक और बीम आई, येलो कलर से मैं दिखाता हूँ वो इस तरीके से। तो यानी ये सारी बीम्स अलग अलग टाइम पे एंटर तो एक ही टाइम पे हुई, यानी इनकी एक, इस सिग्नल की अपनी एक इस तरीके से पीक थी, बहुत बढ़िया सिग्नल ये था जो यहाँ पर दिखाया हुआ है। लेकिन जब ये आउटपुट में मिला, इस सिग्नल में क्या हो गई, ब्रॉडनिंग। क्यों? क्योंकि कुछ पिक्स पहले पहुंची, कुछ उसके बाद पहुंची, कुछ उसके बाद पहुंची। तो उसका मतलब अलग अलग सिग्नल जब अलग अलग टाइम पे पहुंचे तो जो ओवरऑल पीक थी उसमें क्या हो गई, ब्रॉडनिंग हो गई, और जो सिग्नल की प्योरिटी थी वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सिग्नल क्या हो गया, अब स्प्रेड हो गया, ठीक है। यानी अब ब्लरिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी सिग्नल में। तो इस जो लॉस होता है इससे हम क्या कहते हैं, आपका दैट इज व्हाट वी कॉल डिस्पर्जन। और ये डिस्पर्जन किसकी वजह से हुआ, क्योंकि आपकी जो पीक थी उसमें क्या हो गई, ब्रॉडनिंग। इसका मतलब क्या चेंज हुआ, आपका एफ डब्ल्यू एच एम, ठीक है। एफ डब्ल्यू एच एम एक्चुअल में क्या है, फुल विड्थ ऑफ हाफ मैक्सिमम। तो यानी इनपुट पल्स तो एफ डब्ल्यू एच एम को ट्रैवल करने में कम टाइम लगेगा, और आउटपुट पल्स में सिंस इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो जो पल्स है एफ डब्ल्यू एच एम को कवर करने में उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो एफ डब्ल्यू एच एम, जो टाइम से ही हम किसी, जो इधर देखो, देन द डिस्पर्जन इन ऑप्टिकल पल्स इज गिवन बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो जो पल्स में डिस्पर्जन हो रहा है वो क्या होता है, डेल्टा टी, और उसके लिए जो फॉर्मूला है इट स्क्वायर रूट ऑफ टी नॉट स्क्वायर माइनस टी आई स्क्वायर। इसका मतलब जितना ज़्यादा इनिशियल जो टाइम है पल्सेस का एफ डब्ल्यू एच एम को कवर करने में वो बढ़ता चला गया, यानी जितनी पीक ब्रॉड होते चले जाएगी डेल्टा टी की वैल्यू उतनी ही इंक्रीज कर जाएगी, तो डिस्पर्जन उतना ही लार्ज होगा, ठीक। और ये टी कब इंक्रीज करेगा, जब फाइबर जितना आपका लॉन्ग होता चला जाएगा, ठीक है, उतना ही उनके बीच में आपका टाइम डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। यानी जो पीस बहुत शार्प दिख रही थी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, रुको मैं दूसरे कलर से यूज़ करता हूँ, यहाँ पर ये शार्प थी, दोबारा से देखना किस तरीके से बता रहा हूँ। सपोज ये फाइबर यहीं तक था पहले, ठीक है। तो फाइबर में हमने सिग्नल दिया, बहुत बढ़िया फॉर्म में सिग्नल था, इस तरीके से बहुत बढ़िया पीक थी। अब वो जब इस बी पॉइंट पर पहुंचा
तो तब तक सिग्नल की ब्रॉडनिंग हो गई थी, पीक में कुछ इस तरह सिग्नल मिला, और मैंने इसको और जब इसकी लेंथ को बढ़ा दिया सी पॉइंट तक, और बिल्कुल ये क्या होता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा सिग्नल फैलेगा, यानी सिग्नल की प्योरिटी बहुत लेवल तक गिर चुकी है। और कुछ और आगे अगर मैं इस फाइबर को बढ़ा दूं तो ये पीक बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, और जो सिग्नल है वो बिल्कुल हमारा, उसकी जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो इनपुट था वो आउटपुट में हमें नहीं मिलेगा। तो इसका मीनिंग ये है कि जो मल्टीमोड फाइबर्स हैं उनमें डिस्पर्जन होता है, और इसकी वजह से अगर मल्टीमोड फाइबर्स को हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं कर पाते। इसकी इसीलिए हम कहीं पर पूछा जाए कि लॉन्ग डिस्टेंस में कौन से फाइबर्स यूज होते हैं, तो वो हमारे क्या होता है, सिंगल मोड फाइबर। ठीक हो गया बच्चों, हमारा डिस्पर्जन। ठीक, अब डिस्पर्जन के कुछ अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा तुम लोग को मतलब ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं लेनी है डिस्पर्जन की, तो मैं इसकी डेफिनेशंस पढ़नी है, जो टर्म्स हमें याद करना है, थ्योरेटिकल पार्ट है, और उसके बाद टाइप्स हमें याद रखना है। ठीक, अब नॉर्मली जो डिस्पर्जन है हमारे पास वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक, तो फर्स्ट है इंटरमॉडल डिस्पर्जन और मल्टीमोड डिस्पर्जन, दूसरा इंट्रामॉडल डिस्पर्जन और वी कॉल्ड इट मटेरियल डिस्पर्जन, तीसरा होता है वेव गाइड डिस्पर्जन। अब ये क्या चीज़ है भाई, पहला हम आते हैं इंटरमॉडल डिस्पर्जन। अब देखो इंटरमॉडल डिस्पर्जन क्या है, यहाँ पर फाइबर हमारा बनाया हुआ है, ये थी तुम्हारी क्लैडिंग N2 और ये है कोर N1। तो दैट मीन्स वी आर गिविंग, यानी दैट हमारे पास 2 सिग्नल्स हैं। ठीक है, एक वेवलेंथ λ1 है और दूसरी क्या है, वेवलेंथ λ2। अब होता क्या है, जब अलग अलग वेवलेंथ मटेरियल के अंदर एंटर करती हैं, ठीक, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से उनके जो पाथ हैं वो भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी देखो, द काइंड ऑफ डिस्पर्जन अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट गाइडेड मोड्स ऑफ लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज, and in another word the light of different wavelength follow different path and the different time. It means these modes do not reaches the output fiber at the same time, therefore the pulse got broadened. अब जो अलग अलग वेवलेंथ होती हैं, हमने पहले ही पढ़ा है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर वेवलेंथ के लिए अलग तरीके से बिहेव करता है। तो इसका मतलब जब हम कोई भी दो वेवलेंथ हमने मटेरियल के अंदर इंसर्ट करी, तो वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल की वजह से अलग अलग पाथ को फॉलो करना शुरू कर देती है। भेजा तो हमने एक ही टाइम पे था, लेकिन ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ये दोनों वेवलेंथ अलग अलग पाथ को फॉलो करना शुरू कर देती हैं। तो आउटपुट में जो ये सिग्नल होता है, इसका मतलब ये सेम टाइम पे बाहर हमें नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके के जो डिस्पर्जन होते हैं जिनमें जो अलग अलग वेवलेंथ है अलग अलग पाथ को फॉलो कर रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामोडल और मल्टीमोड डिस्पर्जन। एक और इसका क्या हो सकता है कि हम अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मोड्स हमारे पहुंच रहे हैं, बहुत सारे पॉसिबल पाथ हो सकते हैं, तो हर मोड अलग अलग आपका टाइम पे बाहर मिलेगा। यानी जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो तुम्हें बताया कि जो अलग अलग मोड्स हैं, दैट मीन्स डिफरेंट पाथ हैं, तो different modes they will come out at different time at the output end. So this type of dispersion is called intermodal और multimode dispersion। यानी बहुत सारे मोड हैं, अलग अलग वेवलेंथ हैं, और वो अलग अलग पाथ को क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं, तो आउटपुट में वो कभी एक टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरमोडल डिस्पर्जन और मल्टीमोड डिस्पर्जन। सर हमें डिस्पर्जन नहीं बताया सर, डिस्पर्जन, हमारी सर अभी क्लास पढ़ाया नहीं है हमें। डिस्पर्जन नहीं पढ़ाया? नो सर। डिस्पर्जन मैंने तुम्हें बता दिया, अभी अभी बताया था ना डिस्पर्जन क्या चीज़ है, दोबारा देखो ध्यान से। ये एक्चुअल में अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब हम मल्टीमोड फाइबर पढ़ते हैं तब हम डिस्पर्जन का फिनोमिना देखते हैं। क्या चीज़ होता है, दोबारा से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो बैच 9 के स्टूडेंट हैं, बैच नहीं, कौन सा बैच है तुम लोग का बेटे? सर बैच सर 9 ही है। 9। सर आपने अटेंडेंस ले लिया है क्या? बैच 19 है ना? नहीं सर सर 9 है 9। 9। बैच 9 है, ओके ओके ओके, ठीक है। सर अटेंडेंस ली है क्या आपने? अटेंडेंस बेटा मैं क्विज सेंड करूँगा, जो जो क्विज देगा पता लग जाएगा अटेंडेंस का। बाकी यस मेरे सर। पास अपने आप रिकॉर्ड होती है इसमें, ठीक है, ऑटो रिकॉर्ड वाला है ऑप्शन, तो यस सर। वो ऑन हो जाता है जैसे मेरी मीटिंग ऑन होती है। लास्ट में जब मीटिंग ऑफ होती है, पूरी एक एक्सेल फाइल क्रिएट होती है, उस एक्सेल फाइल में सारी डिटेल्स होती हैं, किस बच्चे ने कितने बजे ज्वाइन करा है, कितनी बार वो मीटिंग से बाहर गया, कितनी बार उसने एंटर करा, कितने मिनट तक उसने मीटिंग करी। तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, यस सर।
काम ऑटोमेटिक होता है। ठीक, तो जो भी तुम लोग आओगे वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास एक्सेल फाइल में अपने आप आ जाएगा जब ये मीटिंग ओवर होगी। तो तुम लोग पहले ये कह रहे हो डिस्पर्जन तुमने नहीं पढ़ाया, तुम्हें नहीं पता, क्या पता सर ने बताया तुम लोगों ने ध्यान ना दिया हो, तो नो दोबारा सर। बता रहा हूँ। देखो बच्चों, ये हमारे पास ध्यान देना फाइबर है, ये क्या होती है कोर, सबको पता ना कोर क्या, इट्स द इनर मोस्ट लेयर इन विच द सिग्नल ट्रेवल्स, इसको हम क्या बोलते हैं कोर। क्लैडिंग सर। लेयर होती है वो क्या होती है क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या यूज होता है क्लैडिंग का, ये हमें टीआईआर का फिनोमेना अचीव करने के लिए हेल्प करती है, और हमने हमेशा देखा है कि N1 शुड बी ग्रेटर देन N2, क्या होना चाहिए ग्रेटर। अगर ऐसा नहीं होगा कोई फाइबर नहीं बनने वाला, कोई कंडीशन मस्ट है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, N1 शुड बी ग्रेटर देन N2। अब क्या होता है देखो, मैं अब अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ तुम्हें, एक देखना ध्यान से जो दूसरे बैच के स्टूडेंट्स आए हैं, इस तरीके से येलो कलर की बीम आई ऐसे निकल रही है भाई बाहर, ठीक हो गया। अब एक भी बीम आई ग्रीन कलर की इस तरीके से, अब एक बीम और भेजी मैंने इसमें ब्लू कलर से, अब बताओ बेटे कौन सी वाली सबसे पहले आएगी बाहर। सर ब्लू। ब्लू सबसे पहले आएगी, दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, येलो। 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 ग्रीन। ग्रीन। क्या हमने ना एक ही टाइम पे भेजा था, नो सर। एक ही टाइम पे नो भेजा था? सर। हमने ना एक ही टाइम पे भेजा। अब ध्यान देना, ये तीनों बीम मैंने एक साथ भेजी, लेकिन एंगल अलग अलग थे तीनों के, समझ में आया। ये जिस एंगल में इन्होंने कोर के अंदर एंटर करा वो डिफरेंट थे, लेकिन मैंने तीनों पल्स को एक साथ भेज दिया। अब एक बीम ने तो इस एंगल से वो आई ग्रीन वाली कि उसके रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो गए, यानी इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी ना बात किसके अंदर, कोर के अंदर। अब दूसरी जो येलो थी उसको उसका एंगल थोड़ा कम था, तो वो दो रिफ्लेक्शन के बाद ही बाहर निकल गई, यानी इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी होगी। और तीसरी बीम थी वो एक ही रिफ्लेक्शन के बाद बाहर निकल गई ब्लू में। इसका मतलब बीम आई तो सेम टाइम पे कहाँ थी, कोर के अंदर, लेकिन ये आउटपुट पे सेम टाइम पे नहीं आ पाती, ठीक है। दैट मीन्स दे एंटर्स एट द सेम टाइम एट द इनपुट एंड, बट दे डू नॉट कम आउट एट सेम टाइम एट द आउटपुट एंड। इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कुछ बीम पहले पहुंची, कुछ उसके बाद पहुंची, कुछ उसके बाद पहुंची, इस तरीके से जो ओवरऑल पल्स हमने दी थी उसमें क्या हो गई ब्रॉडनिंग। पहले क्या था, सब एक साथ पहुंच रही थी भाई, एक ही साथ हम उन्हें भेज रहे थे, तो जो हमें पीक मिल रही थी वो बड़ी ही शार्प थी। अब देखो इसमें क्या हो गया, ब्रॉडनिंग हो गई, दिखाई दे रहा है तुम्हें अभी जो बताया था FWH, ये पीक इतनी ब्रॉड है, बहुत शार्प है, लेकिन आउटपुट में सिग्नल पूरा क्या हो गया, अब इसमें ब्लरनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डिस्पर्जन। दैट मीन्स लाइट बीम भेज तो एक ही टाइम पर है, लेकिन उनका एंगल अलग अलग है, अलग अलग मोड अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ बीम्स पहले पहुंचेंगी कुछ बाद में पहुंचेंगी। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन, एंड दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ मल्टी मोड फाइबर्स, ठीक है। सिंगल मोड फाइबर में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर एक ही बीम है। जब सिंगल बीम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी पास से जाए वही सिग्नल इनपुट में है वही बाहर निकलना है। समझ में आया आप? यस सर। ओके, ठीक हो गया। अब हम सर इसका यूज कहाँ पे आता है, काम कहाँ पे आती है सर ये? डिस्पर्जन, नहीं सर ये वाली मल्टी मोड डिस्पर्जन, हाँ जी सर ये वाला। इसीलिए लिमिटेशन है, जितनी डिस्टेंस इस फाइबर को मैं लंबा करता चला जाऊंगा तो क्या होगा, इसमें उतना तेज होगा, लॉसेस होते चले जाएंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि पीक में उतनी, क्योंकि उनके बीच का पार्ट डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब लिमिटेशन होती है डिस्पर्जन की वजह से मल्टीमोड फाइबर को हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज नहीं कर पाते, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में मल्टीमोड फाइबर यूज नहीं होता, जबकि वहाँ क्या यूज करना पड़ता है हमें, सिंगल मोड फाइबर। तो सर ये वही फाइबर है जो ये नेटवर्क वगैरह फाइबर होता है? हाँ वही फाइबर है, आपके नॉर्मली जो नेटवर्क हैं या तुम्हारे टेलीफोन वगैरह जो हम करते हैं उनमें सिंगल मोड फाइबर ज़्यादा यूज होता है। लेकिन सिंगल मोड फाइबर का एक ड्रॉबैक था, क्या ड्रॉबैक था बच्चों बताओ? कॉस्टली था, कॉस्टली था। Fabrication cost. हाँ, फैब्रिकेशन Fabrication is very difficult and costly, sir.
हाँ, दैट मीन्स फैब्रिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द कोर डायमीटर इज वेरी स्मॉल, क्योंकि एक ही सिग्नल हमें भेजना है, और इसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। तो इसलिए मतलब इसको जहाँ यूज करेंगे सिंगल मोड फाइबर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, तो कॉस्ट बढ़ेगी, तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। गुड क्वालिटी ऑफ सिग्नल मुझे रिक्वायर्ड है, तो मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सिंगल मोड फाइबर यूज करना है। और जहाँ मुझे लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल भेजना है और कम डिस्टेंस पे भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टी मोड। मल्टी मोड। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में ज़्यादा सिग्नल भेजना है, तब क्या कौन सा फाइबर यूज होता है? सिंगल मोड। सिंगल नहीं, सिंगल नहीं, मुझे मोर देन वन मोड भेजना है। कल पढ़ा था ग्रेडेड इंडेक्स, सर मल्टी मोड रेटेड मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स, इसीलिए तो ग्रेडेड करा था हमने। इस तरीके की पल्स फॉर्म गई थी ना, उसमें याद आई कुछ? यस सर यस सर है ना? पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था तुम्हारा, वेरिएबल था। जो लाइट सिग्नल कोर के नजदीक से जा रहा था, उनको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी, लेकिन उनकी वेलोसिटी भी क्या होती थी, कम कम होती थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था कोर के नजदीक। और जो सिग्नल दूर से जा रहे थे, यानी हायर एंगल पे, है ना, वो क्या कर रहे थे, उनको डिस्टेंस तो कम ट्रेवल करनी थी, उनकी वेलोसिटी भी कम हो गई। तो ओवरऑल टाइम आउटपुट का सभी वेव्स का अप्रोक्सीमेटली सेम था। तो इसलिए अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में ज़्यादा सिग्नल्स भेजने हैं, तो हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इट डज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ एफिशिएंसी एज लाइक अ सिंगल मोड फाइबर, ठीक। तो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस में, अगर हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में, तो हमें सिंगल मोड फाइबर ही वहाँ यूज करना पड़ेगा। तो इंटरमॉडल डिस्पर्जन समझ में आया। इंटरमॉडल डिस्पर्जन क्या है, जो अलग अलग आपकी मोड्स हैं वो अलग अलग टाइम पे हमें बाहर मिलेंगे, यानी जो वेवलेंथ है एक ही टाइम पे एंटर करी, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल की वजह से वो अलग अलग पाथ को फॉलो करना शुरू करती हैं, और अलग अलग पाथ होने की वजह से वो आउटपुट में भी हमें डिफरेंट टाइम्स पे अलग ठीक। और दूसरा जो हमारे पास आता है डिस्पर्जन, वो होता है मटेरियल डिस्पर्जन। क्या होता है? मटेरियल डिस्पर्जन, जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जैसे प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म में क्या होता है? डिस्पर्जन सर डिस्पर्जन होता है, उसमें सिंगल कलर देते हैं ना, आपका सिंगल कलर नहीं, दैट मीन्स हम व्हाइट लाइट देते हैं। सेवरल सेवन कलर्स में यस देते हैं, सर सेवन कलर्स। व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स सर। हाँ, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है भाई। जो फाइबर का कोर है वो भी तो एक मटेरियल है, ग्लास या प्लास्टिक का, उसका अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जैसे ही आपकी जो लाइट बीम्स या लाइट सिग्नल्स हैं वो इसके अंदर पहुंचते हैं, तो हर वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है। मैंने कल तुम्हें बताया था, जो लैम्डा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारा एन पे, ठीक है, किसी भी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अगर एन यानी लैम्डा चेंज होगा, तो उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी वेरी करेगा। तो इसका मतलब जब हम क्या करते हैं, हमने वाइट लाइट को भेजा, इस तरीके से कोर थी, इस कोर के अंदर मैंने सिग्नल भेजा, ठीक, ऑप्टिकल सिग्नल था, भेजा तो मैंने, ये सिंगल सिग्नल था, लेकिन अब क्या हुआ, इसमें बहुत सारी वेवलेंथ है, 7 कलर्स हैं, तो इस 7 कलर्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। यानी सिग्नल तो एक ही था, लेकिन जो वो वेवलेंथ लाइट की अपने अंदर कंटेन करे हुआ था, तो इस वजह से क्या हुआ, आपका जो सिग्नल है वो अलग अलग वेवलेंथ की वजह से अलग अलग पाथ को फॉलो करने लगा। तो सर और वो जो दोबारा सिंगल लाइट में नहीं होने का कन्वर्ट, या 7 में ही चलता रहेगा आगे? 7 वो इसी में बाहर मिल जाएगा हमें, ठीक है। क्योंकि दिक्कत क्या थी, अब ये अलग अलग टाइम पे बाहर पहुंचेंगे, ठीक है। अब जो दोबारा से बनेगी तो सही सिग्नल, ठीक है, दोबारा ये बाहर मिलेंगे तो सही, लेकिन अब जो सिग्नल हमने भेजा था उसमें फिर से ब्रॉडनिंग हो जाएगी। इस तरीके से शार्प था, बाहर जाके दोबारा से मिलेंगे, वही सिग्नल क्रिएट करेंगे, लेकिन अब क्या था, एक सिग्नल थोड़ा पहले पहुंच गया, दूसरा फिर बाद में पहुंचा, फिर एक उसके बाद पहुंचा, तो इस तरीके से सिग्नल क्या हो गया, इतनी जो बहुत शार्प सिग्नल हमें यहाँ दिखाई दे रहा था, वो आउटपुट में क्या हो गया, ब्रॉड हो गया। किसकी वजह से? इस वेवलेंथ की प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। मिलेंगे तो सही है 7 कलर्स दोबारा से बाहर, लेकिन अब वो एक ही टाइम पे नहीं मिलेंगे, अब वो अलग अलग टाइम पे मिलेंगे। यानी क्या आ जाएगी सिग्नल में, आपकी एक, हम कहें, ब्लरनेस आ जाएगी। जो सिग्नल की प्योरिटी थी, अब वो प्योर फॉर्म हमें नहीं मिल पाएगी, ठीक। लिखा भी हुआ है दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मटेरियल वेरीज विद वेवलेंथ ऑफ लाइट। इट मींस same fiber material offers different refractive index to the light waves
of different wavelength, hence the light of the different wavelength travels with different velocities. ठीक हो गया? तो इसके लिए क्या रिलेशन है, कॉचीज रिलेशन इसे हम बोलते हैं। तो इसे अगर याद कर लोगे बहुत बढ़िया, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये बताता है जो v है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका म्यू पे। ठीक है, v किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के। कल मैंने बताया था जो स्टूडेंट हमारी क्लास के, ये जो सिग्नल होता है उसकी वेलोसिटी किस पे करती है डिपेंड, इस म्यू पे। और म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, इस लैम्डा पे। ठीक है, तो यानी लैम्डा चेंज होगा तो म्यू चेंज होगा, म्यू चेंज होगा तो लाइट की वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो इसका मतलब सेम लाइट जो हमें जा रही थी अंदर, अलग अलग वेवलेंथ कंटे होने की वजह से उसके अंदर अलग अलग पाथ में वो ट्रेवल करना स्टार्ट करती है, और इसकी वजह से हमें आउटपुट पे सिग्नल जो होता है वो ब्रॉडर हो जाता है। ठीक है, ब्रॉडन एज इट ट्रेवल्स अलोंग द कोर फाइबर। ठीक हो गया, ये था हमारा डिस्पर्जन, इसको हमने बोला इंट्रा मॉडल। ठीक है, तो इंटर मॉडल और इंट्रा मॉडल दो हमारे पास डिस्पर्जन थे। एक और डिस्पर्जन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वेव गाइड डिस्पर्जन। अब वेव गाइड डिस्पर्जन क्या है, पहले तो हमें एक ये फॉर्मूला जो है बेटा ये याद रखना है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनता है हमारे। ठीक है, इस फॉर्मूला बेस्ड हमारे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल। तो वेव गाइड डिस्पर्जन क्या है आपका, कई बार क्या होता है जब कोर हमारे पास, हमने कोर को तो डिज़ाइन किया सिंगल मोड के लिए, ठीक है, लेकिन कोर जो है इसमें हम सिग्नल तो एक ही भेज रहे थे, एक ही वेव गाइड हमें भेजनी थी, लेकिन क्या हुआ इसके साथ एक दूसरी वेव गाइड यानी दूसरी वेव भी इसके अंदर एंटर कर गई। ठीक, क्योंकि कोर का डायमीटर थोड़ा जो हम करना चाह रहे थे उतना नहीं हो पाया, तो इसका मतलब कुछ अनवांटेड आउटर सिग्नल भी इस कोर में एंटर कर गए, तो इसकी वजह से भी डिस्पर्जन हमारा होता है। ठीक है, देखो, इट अराइजेज ड्यू टू द फाइबर डिजाइन लाइक कोर ऑफ रेडियस एक्सेट्रा, दिस डिस्पर्जन लिमिट्स द बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, द डिजाइनिंग पैरामीटर ऑफ फाइबर आर रिलेटेड विद वी पैरामीटर। ठीक है, अभी वी नंबर है, यानी इसका मतलब क्या है, कोई सिंगल मोड फाइबर है या मल्टी मोड फाइबर है, उसकी कोर की रेडियस हमें डिसाइड करनी पड़ती है। ठीक है, इस कोर की रेडियस जितनी चेंज होगी उसी के अकॉर्डिंग मोड्स, कितने नंबर ऑफ मोड्स उसमें ट्रेवल करेंगे ये भी डिसाइड होता है। इसके लिए एक पैरामीटर है, इसको बोलते हैं वी पैरामीटर। क्या होता है, वी पैरामीटर, द पैरामीटर विच डिसाइड्स हाउ मेनी मोड्स कैन ट्रेवल विद इन द फाइबर इज कॉल्ड वी पैरामीटर। और इसे बोलते हैं, एक और नाम होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक और इसका नाम होता है कट ऑफ पैरामीटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन में कई बार बोल देता नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन, इसको नॉर्मलाइज्ड फंक्शन भी हम लोग कहते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं, तो ये वी नंबर या वी पैरामीटर हम इसे कहते हैं। ये डिसाइड करता है किसी फाइबर के अंदर कितने मोड्स या वेव गाइड्स ट्रेवल कर सकती हैं। और ये वेव गाइड डिस्पर्शन के नेम्स है सर? हाँ बेटे, सर ये वेव गाइड डिस्पर्शन के नेम्स है कि सर ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ? नहीं, ये वी पैरामीटर, ये वी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो नंबर वी लिखा हुआ है ओके सर, इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, यस सर। होता क्या है, ये फॉर्मूला है सर ये क्या लिखा हुआ है, कट ऑफ? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ पैरामीटर या नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, अब क्या होता है कई बार न्यूमेरिकल में वो ये वी पैरामीटर वर्ड या वी नंबर यूज ना करके क्या बोल दे कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी है ना, या फाइंड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता, पता नहीं क्या पूछ दिया, तो तुम्हें नाम इसके याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं लिखा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें बता दी कि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे, कई बार पूछ लेता है, कई बार बोल दे फाइंड आउट द नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ फाइबर, और तुम्हें क्या दे दे, जो वेवलेंथ लाइट इंसिडेंट हो रही है और कोर डायमीटर। तो ये है हमारा, देखो वी पैरामीटर क्या होता है, ये डिसाइड करता है किसी फाइबर के अंदर कितने मोड्स चलेंगे। तो इसका मतलब ये देखो, पाई कांस्टेंट है, यानी ये किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, n1 n2 ये तो है ही, हम फिक्स कर देंगे। अगर n1 n2 हमने डिसाइड कर लिए, फाइबर बन गया, अब उसकी रेडियस कितनी रखनी है, a
और कौन सी वेवलेंथ उसमें जाएगी उस पर डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ मोड्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोड्स n इक्वल्स टू होता है v²/2। ठीक है, v²/2 यानी हाफ v² क्या बताएगा कितने नंबर ऑफ मोड्स हमारे जाएंगे। इसलिए v पैरामीटर किसी भी फाइबर की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब इस पर न्यूमेरिकल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आएगा, ये हमें याद होना जरूरी है। ठीक, तो इसका हमें क्वेश्चन में क्या दे देगा, कहेगा जो कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना इतना है और कोर डायमीटर गिवन होगी और लैम्डा भी गिवन होगा, तुमसे कहेगा वी पैरामीटर निकालो और क्या निकालो, नंबर ऑफ मोड्स। तो तुम्हें फॉर्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए, अपनी कॉपी में नोट कर लो, कहीं पर लिख लो। मैं वैसे पीपीटी तो भेजूंगा, फिर भी अपनी प्रैक्टिस के लिए याद रखने के करने के लिए तुम लोग इसे लिख सकते हो। एन इज 2πa अपॉन लैम्डा n1² - n2²। तो a रेडियस ऑफ कोर, लैम्डा ऑपरेटिंग वेवलेंथ, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा आपका फॉर्मूला है, याद रखना है, क्योंकि वेव गाइड डिस्पर्जन ये तो एक पार्ट है, एक डेफिनेशन है, लेकिन जो ये फॉर्मूला है इस पर बेस्ड एक लॉ आपका बड़ा न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, जो बहुत अच्छे नंबर हमें देता है, तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। ओके, अब देखो, जब भी वी नंबर के लिए हम डिसाइड करते हैं तो एक चीज जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है कि जो वी नंबर है अगर वो 2.405 से कम होगा तब फाइबर के अंदर केवल एक ही मोड जाएगा। ये चीज भी तुम्हें याद रखनी है, कई बार न्यूमेरिकल में नहीं देता तुमसे क्या बोल देता है कि क्या निकालो, कोर रेडियस निकालो और सिंगल मोड फाइबर, जब आपको वेवलेंथ लैम्डा दे दी। अब कैसे निकालोगे सिंगल मोड, दूसरा पैरामीटर आपको दिया नहीं, वी की वैल्यू दी नहीं, तो आपको याद रखनी है सिंगल मोड के लिए वी की वैल्यू हमेशा किससे इक्वल या लेस देन होनी चाहिए, 2.405, या तो 2.405 हो या इससे कम हो। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो तुम्हारे मोर देन वन मोड उसके अंदर चले जाएंगे और वेव गाइड डिस्पर्जन हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग गाइडेड मोड उसके अंदर पहुंच जाएंगे। समझ में आया जो चीज़ मैंने बोली? हाँ बच्चों, यस सर। यस सर। सिंगल मोड फाइबर के लिए वी इतना ही होना चाहिए, 2.405, तो आपका सिंगल मोड इसके अंदर ट्रेवल करेगा इस तरीके से। जैसे इसकी वैल्यू 2.405 से बड़ी तो इसका मतलब आपका क्या होगा, इसमें आप भेजना तो एक ही सिग्नल चाह रहे थे लेकिन इसको मिल गया ज़्यादा, क्योंकि वी नंबर बढ़ गया तो एक और सिग्नल इसके अंदर से चला गया जो अनवांटेड सिग्नल था, और आपका जो सिग्नल की प्योरिटी थी और जो आप चाहते थे लॉन्ग डिस्टेंस में अच्छा हमें सिग्नल मिले वो भी क्या हो जाएगा, खत्म। तो इस तरीके के जो लॉसेस डिस्पर्जन होता है उसे क्या बोलते हैं, वेव गाइड डिस्पर्जन। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सभी सर के? आपकी वॉइस बहुत लो रही है। आए यहाँ तक सभी यस को सर। समझ में? यस सर। यस सर। सर तो अब मैं तुम लोग को क्विज असाइन कर रहा हूँ, तुम लोग क्विज अटेम्प्ट करो सभी लोग। ठीक, बैच 9 वाले भी अटेम्प्ट करेंगे। पहले मैं एक बैच में भेज रहा हूँ, फिर दूसरे बैच में से मैं भेजता हूँ। ठीक, अपनी स्ट्रीम 9 में पहुंचो तुम लोग, बैच 17, फिर उसके बाद बैच 9। ठीक है, अटेम्प्ट करना जो भी क्विज तुम्हें मिले। ठीक बच्चों, तुम्हारे पास आ गया क्विज 1, क्विज 2 भी मैं भेज रहा हूँ। अब ये बैच 17 के पास जा रहा है, इसके बाद बैच जो 9 है उसके पास ये पहुंचेगा। ठीक है,
बैच 9 वाले भी अपनी टाइम लाइन पे पहुंचे, स्ट्रीम लाइन पे पहुंचे। दो मिनट का टाइम है बेटे तुम लोग के पास, ठीक है? जल्दी से पढ़ के इसे सबमिट करोगे सभी लोग। क्विज 1 और 2 तुम्हारी टाइम लाइन स्ट्रीम सर लाइन है। आया नहीं है सर अभी क्वेश्चन। पहुंच गया होगा। कौन सा बैच है बेटा? 99। यस सर। बैच 9 में पहुंच चले गए हैं। देखो स्ट्रीम लाइन में जाके बस ने भेज दिया, आ गया। फटाफट से अटेम्प्ट करो इसे बेटा, ठीक है? पहले क्विज 1 करोगे फिर क्विज 2, क्योंकि क्विज 1 का टाइम पहले खत्म होगा। पहुंच गए बैच 17 वाले बच्चों के पास दोनों क्विजेस? यस सर। ओके, और बैच 9 मिल गया बेटे? हो गया बच्चों सभी का? सब मेरे पास नहीं आए अभी तक। अभी तक नहीं आए? पहुंच तो गए बेटे, रिफ्रेश करो अपने उसको। सर 2 ही भेजे हैं ना अभी आपने? मैंने हाँ अभी 2 भेजे, 2 अब लास्ट में भेजूंगा, ठीक है? यस सर। 1 मिनट और। जिसका नहीं हो रहा वो अपनी रिफ्रेश करो स्ट्रीम लाइन को, ठीक है? क्लासरूम को। सर मेरे क्विज 14 में डन लेट लिखा आ रहा है, मैंने टाइम पे कर दिया था पर पहले ही। कौन सा? 9 या क्विज 17? 1 जो था। क्विज 1। चलो कोई नहीं, हो यस जाएगा। सर। कर दिया ना सबमिट? यस सर। ठीक है। चलो बेटा हम नेक्स्ट जा रहे हैं, सब इसे सबमिट करो, फिर टाइम कम है। अब यहाँ ध्यान देना, अभी हमने बात करी थी वी पैरामीटर, ठीक है? पहले हमें वी पैरामीटर जो है इसे फाइंड आउट करना होता है किसी भी लेजर के लिए, और वी पैरामीटर जब हमें मिलता है तो फिर हम नंबर ऑफ मोड्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वी पैरामीटर का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। वी इक्वल्स टू था इट्स 2 पाई ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज न्यूमेरिकल एपर्चर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। जब ये v नंबर हमें मिल गया तो इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं? कितने नंबर ऑफ मोड्स ट्रेवल कर सकते हैं। तो सिंगल मोड फाइबर के लिए कितना होता है? सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर के लिए वी स्क्वायर बाई 2, और आपका ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर के लिए कितना होता है? इट्स वी स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब ये है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ मोड्स बढ़ते चले जाएंगे ना, डिस्पर्जन उतना ही हाई होता चला जाएगा, ठीक है? डिस्पर्जन की वैल्यू बढ़ते चले जाएगी। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में सिंगल मोड फाइबर ही हमेशा क्या किया जाता है? रिफर। इसलिए अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में कौन से फाइबर्स यूज होते हैं, आप कहोगे सिंगल मोड फाइबर। अब इसके बाद आता है लॉसेज। ये तो था डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या था? जो इनपुट में हम सिग्नल दे रहे हैं, आउटपुट में जाके उसकी फॉर्म क्या हो जाना? चेंज हो जाना है, ठीक? सिग्नल का क्या होगा? आपका प्योरिटी लेवल खत्म हो जाएगा, ठीक? पहले शार्प सिग्नल था तो वो सिग्नल ब्रॉड एंड हो जाएगा।
उसकी प्योरिटी ख़त्म हो जाएगी एक्चुअल सिग्नल से, जो सिग्नल आउटपुट में वो वेरी करेगा। लेकिन क्या होता है कई बार मटेरियल में कुछ सिग्नल के लॉस भी हो जाता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि जो सिग्नल मैंने भेजा पूरा का पूरा एज इट इज़ आउटपुट में मिल जाए कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर होंगे फाइबर में। तो इस तरीके के जो फाइबर्स में लॉसेज होते हैं उसे एटीन्यूएशन कहा जाता है, ठीक है, एटीन्यूएशन। जैसे कोई भी आपकी साइन वेव है जब वो मीडियम में चलती है तो धीरे 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 करके क्या होता है उसमें एटीन्यूएशन होता है। देखा तुम लोगों ने डैम्पिंग जिससे कहता है कुछ पता है? जैसे कोई भी साइन वेव है तो अगर किसी मीडियम में चलेगी कुछ टाइम के बाद क्या होता है उसकी जो वेवलेंथ है धीरे धीरे लॉसेस की डिक्रीज होगी। डिक्रीज होते चले जाएगी, यानी सिग्नल क्या होता चला जाएगा आपका लॉस, इसे बोलते हैं एटीन्यूएशन। ठीक हो गया। तो यहाँ पर द टोटल लॉस इन द इंटेंसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल सिग्नल नोन एज एटीन्यूएशन। When an optical signal pass through a fiber, it attenuates due to the various transmission losses. बहुत सारे losses अभी हम देखेंगे। The losses are measured in decibel. Measured in decibel per kilometer. ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? डेसिबल होती है भाई, याद रखना। लॉसेस की यूनिट किस में होती है? डेसिबल में। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, वो वैल्यू तो निकालते हैं लेकिन उसकी यूनिट नहीं लिखते हैं, ठीक है। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में अगर आप यूनिट नहीं लिख रहे हैं तो आप नहीं बता रहे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की आप बात कर रहे हैं। मैंने एस इक्वल टू लिख दिया 30 किलोमीटर पर सेकेंड, क्या मीनिंग निकला इसका? स्पीड। स्पीड है, लेकिन मैंने सिंबल यूज कर दिया डिस्टेंस, यस सर। मैंने यूनिट गड़बड़ चेंज यूज कर ली तो ना मेरा कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं, गड़बड़ हो गया इसका मतलब। मैंने क्या निकाला है? मैंने स्पीड निकाली और मैं यहाँ सिंबल दिखा रहा हूँ इसका। तो इसी तरीके से आपको हमेशा याद रखना है फिजिक्स में जो यूनिट्स हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। कोई भी कैलकुलेशन करो बिना अगर यूनिट नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। एटीन्यूएशन इन अ फाइबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल पावर ऑफ सिग्नल। चलो अब इसे देखेंगे, फॉर्मूला हम जब देखते हैं तो हमें याद रखना है लॉसेस को किस में देखते हैं? डेसिबल में, जो की पॉइंट है हमें याद रखना है। और दूसरा जो एटीन्यूएशन है उसे डेसिबल पर किलोमीटर, यानी पर किलोमीटर में क्या लॉस हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? एटीन्यूएशन। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पहुंच रहे हैं, इसका फॉर्मूला देखा है भाई। फॉर्मूला क्या है? पी आई इनपुट पावर और पी नॉट क्या है? आउटपुट पावर। यानी मैंने इनपुट में फाइबर के इतनी पावर दी थी और आउटपुट में कितनी पावर रह गई? ठीक। तो कितना सिग्नल में लॉस हुआ इफ द लेंथ ऑफ फाइबर इज एल। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है किस तरीके से डिक्रीज होता है, बहुत कॉमन हमारे पास एक्सपोनेंशियल डीके का फॉर्मूला हमें पता है। पी नॉट इक्वल टू पी आई ई टू दी पावर माइनस अल्फा एल। और इसको सॉल्व करके जो अल्फा है यही एटीन्यूएशन होता है, एटीन्यूएशन कांस्टेंट। तो जो एटीन्यूएशन है अल्फा इक्वल टू माइनस 10 अपॉन एल लॉग बेस 10 पी नॉट अपॉन पी आई इन डेसिबल पर किलोमीटर। ठीक है, 10 अपॉन एल। ठीक, यानी एल को किस में लेंगे हम? किलोमीटर में। किसमें लेंगे? किलोमीटर। याद रखना बच्चों, जब न्यूमेरिकल करोगे मीटर में दिया होता है तो किलोमीटर में ही चेंज करोगे। कुछ बच्चे क्या होता है, बोला कि 200 मीटर की डिस्टेंस है, ये बताओ एटीन्यूएशन कितना होगा, वो क्या करते हैं यार 200 ही लिख कर आ जाते हैं। तो आपका गलत हो गया, आप यूनिट तो लिख दोगे डेसिबल किलोमीटर, लेकिन यहाँ मीटर है। या तो फिर इसे डेसिबल पर मीटर करो, इससे बढ़िया है कि इसे किलोमीटर में लिख के और जो एक्चुअली हम पढ़ते हैं उसी को लिख दो। ठीक है। तो अगर हमें किसी भी फाइबर में ये गिवन है कि द इनपुट पावर इज पी आई एंड द आउटपुट पावर इज पी नॉट, देन फाइंड आउट द एटीन्यूएशन that will take place in fiber, then we will have the formula. It's alpha equals to minus 10 upon L log base 10 P naught upon Pi, and the unit of this loss is decibel per kilometer. तो फॉर्मूला में याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला जिस पर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल बनता है। तो यानी हमारे पास तीन फॉर्मूले हमें याद रखना है। एक जो न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। दूसरा वी पैरामीटर का जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा। तीसरा ये लॉस का फॉर्मूला है जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनता है। तो इन तीनों फॉर्मूला को हमने याद रखना है, बाकी तो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है। अब इसके बाद हम पहुंच रहे हैं कितने टाइप के लॉसेस हमारे पास होते हैं। तो जो पहला टाइप है ये होता है एब्जॉर्प्शन लॉस। ठीक है। अब देखो मटेरियल कोई भी फाइबर है कई तरीके से मिलकर बना होता है। ठीक है। जो फाइबर होते हैं उसमें मटेरियल जो खुद कोर है या क्लैडिंग है ये भी तो मटेरियल है ना।
तो ये मटेरियल क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं भाई। जैसे सिलिका है कि ना, अगर ग्लास फाइबर है तो सिलिका से मिलकर बना होगा, तो सिलिका के अपने कुछ एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं, कुछ वेवलेंथ को सिलिका एब्जॉर्ब करता है, ठीक। और इसी तरीके से जब हम फाइबर को क्रिएट करते हैं तो कुछ इम्प्योरिटी आ जाती है उसमें। इम्प्योरिटी कुछ भी हो सकती है, वो मेटल्स हो सकते हैं, ठीक, कुछ आयन्स आ सकते हैं। तो वो हर आयन और एटम्स जो भी इम्प्योरिटी के फॉर्म में है या जो कोर मटेरियल खुद है, उन सब की एक प्रॉपर्टी होती है, वो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका मतलब जो सिग्नल हम भेजते हैं कोर के अंदर, उनकी कुछ वेवलेंथ कुछ मटेरियल के थ्रू क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक। द मटेरियल एब्जॉर्ब लाइट एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल एक्टिविटीज इन एटम मॉलिक्यूल और आयन, क्योंकि हर एटम मॉलिक्यूल के अपने वाइब्रेशनल और रोटेशनल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होता है। तो क्या होता है, जब हम सिग्नल भेज रहे हैं, एक तरीके से फोटोन ही तो है। जैसे लेजर में पढ़ा था ना हमने कि फोटोन दिया, क्या करा उसने, एब्जॉर्ब कर लिया। इसमें एटम ने ग्राउंड स्टेट में कहाँ पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, हम सिग्नल ही तो भेज रहे हैं, एक्चुअल में रेडिएशन है। उस रेडिएशन या फोटोन को क्या कर ले, कोई एटम एब्जॉर्ब कर ले और कहाँ चला जाए, एक्साइटेड स्टेट में मैच होके। तो वो क्या हो जाएगा, वो सिग्नल उतना लॉस हो जाएगा। तो ये चीजें लॉसेस जो होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉस। आया समझ में? हाँ बच्चों। सर यानी सिग्नल का लॉस होना ही अब्जॉर्प्शन लॉस होता है सर? सिग्नल, हाँ, एक लॉस का टाइप है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये एक टाइप है। लॉसेस बहुत तरीके के होते हैं, उनमें सबसे पहला लॉस जो होता है एब्जॉर्प्शन, यानी मटेरियल या तो खुद एब्जॉर्ब कर ले, या उस मटेरियल में कोई इम्प्योरिटी रह जाए वो उसे एब्जॉर्ब कर ले, ठीक। अब देखते हैं, इसने कि डायग्राम दिया हुआ है, इसमें कुछ कर्व हैं टिपिकल से, है ना। यहाँ पर देखो लॉस काफी ज्यादा हो रहा है, जो एक ग्रीन है पीक, ठीक है, ये रेड पीक जो दिखा रहा है, देखो ये वाला रीजन इधर बहुत हाई है ना, देखो इस पर्टिकुलर रीजन में इधर से इधर तक। दूसरा यहाँ देखो अचानक से बहुत हाई एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी लॉस बढ़ गया। पीक क्या दिखा रही है, लॉस को। यानी ये जो दो रीजन है, एक तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन होता है और दूसरा रीजन कौन सा है, ये फार इंफ्रारेड रीजन है, ये वाला। तो ये इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड रीजन क्या होता है, इनमें सिग्नल, इसमें जो स्पेशली जो सिलिका जो हैं जिनसे फाइबर बनता है, सिलिका मटेरियल, वो इसे एब्जॉर्ब करता है भाई। वो रेडिएशन को कौन से वेवलेंथ रेंज में एब्जॉर्ब करता है, अल्ट्रावायलेट और फार इंफ्रारेड रीजन। तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर में अगर वो सिलिका बेस्ड ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, तो यूवी और फार आईआर के जो रेंज के हमारे सिग्नल्स होते हैं, उन्हें ट्रेवल नहीं करवाते थे। तो इसलिए जो सिग्नल्स हैं, अगर वो यूवी रेंज में है या आपका किसमें है, इंफ्रारेड रेंज में, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि सिग्नल इनके बीच की किसी ऑप्टिकल रेंज में हम अंदर भेजें। क्लियर है? सर ये हाइड्रोक्सिल पीक्स क्या है? हाइड्रोक्सिल पीक्स क्या है भाई, देखो जब भी कोई मटेरियल है उसमें, अधिकतर मटेरियल्स में जब भी वो क्रिएट होता है, उनमें कुछ ना कुछ, जब वाटर हम कहीं ना कहीं से एटमॉस्फेयर में होता है ना, किसी ना किसी फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, या हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते यस हैं, सर। humidity हर जगह है। तो जो हाइड्रोक्सिल आयन है, ओ एच आयन, समझ में आया, ये आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। मटेरियल हमने बनाया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, हाइड्रोक्सिल आयन रह गए किसके अंदर, फाइबर के कोर में। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन भी क्या करते हैं, इनके भी अपने कुछ एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं। जैसे ये देखो इधर दिखाया होगा इसमें, अभी यहाँ पर दिखाया नहीं है, अगली स्लाइड में देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है देखो, H प्लस और OH माइनस एब्जॉर्ब द सिग्नल एट 0.95 माइक्रोमीटर, 1.25 माइक्रोमीटर, 1.4 माइक्रोमीटर। तो अधिकतर जो हम ट्राई करेंगे कि इस रेंज के अगर हमने सिग्नल भेज दिए इस वेवलेंथ के, तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे ये आयंस, हाइड्रोजन H प्लस और OH माइनस। इसलिए अवॉइड करेंगे कि ये इस वेवलेंथ में हम सिग्नल को ट्रैवल ना कराएं, यानी दूसरी वेवलेंथ के थ्रू ही हम क्या कराएं, सिग्नल को ट्रैवल। देखो इसमें लिखा ना, एंड एब्जॉर्ब द सिग्नल वेरी स्ट्रांगली एट दीज वेवलेंथ। तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन मटेरियल के अंदर है, वो कुछ आयंस जो इम्प्योरिटी में आ गए अपने आप जब वो क्रिएट हो रहा था, और कुछ कोर का मटेरियल वो भी उसे एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए आपका उन जो भी सिग्नल उस रेंज में होंगे, अब जो भी सिग्नल इस वेवलेंथ रेंज में होगा ना, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है।
ये जैसे ही एब्जॉर्ब होगा तो ये सिग्नल लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस किसकी वजह से हुआ? एब्जॉर्प्शन। ऐसे सिलिका का जो हमने एक ग्राफ देखा, तो सिलिका में एक और ऑब्जॉर्प्शन बैंड यूवी का है और इंफ्रारेड रेंज में। यानी इंफ्रारेड और विजिबल रेंज, इंफ्रारेड और यूवी रेंज में अगर सिग्नल है तब भी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ऑप्टिकल रेंज में सिग्नल ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और ऑप्टिकल विंडो क्या होती है? जहाँ पर कोई भी एब्जॉर्प्शन ना हो। ये देखो, यानी 0.85 माइक्रोमीटर। दूसरा यहाँ पर जो ग्लास के लिए है, ये एक्सपेरिमेंटल है, वैल्यूज 1.3 माइक्रोमीटर और 1.55 माइक्रोमीटर। ये सिग्नल फाइबर के अंदर ट्रेवल कर जाएंगे, ठीक है, इनमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो सबसे अच्छी तरीके से इस वेवलेंथ रेंज के सिग्नल इसके अंदर ट्रेवल करें। समझ में आया? इसको पढ़ोगे एक बार, फिर हम कल दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल्दो देयर आर सम रीजन वेयर देयर द मिनिमम लॉस ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल एंड दिस रीजन आर नोन एज ऑप्टिकल विंडो। विंडो का मतलब हो गया कि जिससे निकल सके, है ना। तो जहाँ सबसे कम लॉस है वो सबसे आसानी से निकल जाएंगे, तो ऐसे उनको हम क्या कहते हैं, जो पर्टिकुलर रेंज है, वी कॉल देम ऑप्टिकल विंडोज फॉर कम्युनिकेशन। दूसरा होता है स्कैटरिंग लॉस। अब भैया फाइबर के अंदर ऐसा तो है नहीं कि हर मटेरियल की एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी हो। कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज होती हैं जो क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को तो वो एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को वही एटम्स क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। समझ आया? मेरे सपोज मैंने कहा कि ये हाइड्रोक्सिल आयन था, ठीक है, मटेरियल के अंदर। ये क्या करेगा, जो वेवलेंथ हमने पहले डिस्कस करी थी उन्हें तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन कुछ वेवलेंथ को ये स्कैटर भी कर देगा। अब सपोज देखो क्या था, इस तरीके से एक फाइबर है, ठीक है, इस फाइबर के अंदर ये सिग्नल ट्रेवल कर रहा था, सीधा जा रहा है। अब क्या हुआ, सामने से एक इम्प्योरिटी वाला इसे एक नया क्या मिल गया, एटम। यहाँ पर ये रेड कलर का जो है, ये एक एटम इसे यहाँ मिला, ठीक, इम्प्योरिटी है। अब इसने क्या करा, इस सिग्नल को क्या करा दिया, स्कैटर करा दिया। अब सिग्नल को स्कैटर करा दिया तो इसका मतलब यहाँ से इसमें क्या होगा, स्कैटरिंग हो गई। अब ये एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन खत्म, ये सिग्नल बाहर निकल गया। इस तरीके से कुछ इस एंगल पे इसने स्कैटरिंग कर दी, ये सिग्नल भी यहाँ से बाहर निकल गया। तो यानी अगर ये एटम रास्ते में पड़ गया इस वेवलेंथ के, तो इसे स्कैटर करके कहाँ निकाल देगा, बाहर, क्योंकि TIR का फिनोमिना नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो सिग्नल था ये लॉस हो गया ना अब इसका, क्योंकि ये तो आगे आया ही नहीं, ये तो यहीं कहाँ कोर्स से बाहर निकल गया। ये किसकी वजह से हुआ, तुम्हारा स्कैटरिंग की वजह से। समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। स्कैटरिंग लॉस, ठीक है। बाकी थ्योरी तुम लोग पढ़ लोगे, यही थ्योरी में सब कुछ हमारा लिखा हुआ है। और रैले ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था स्कैटरिंग के लिए, तो उसे रैले स्कैटरिंग हम कहते हैं, ठीक है। तो रैले स्कैटरिंग भी एक टाइप ऑफ स्कैटरिंग है, जो इसी तरीके से ऑप्टिकल सेंटर्स के थ्रू होती है। और जो रैले स्कैटरिंग होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, इज इनवर्स 1/4 लैम्डा 1 लैम्डा टू द पावर 4। 4। देखो Yes, ये sir. एटम है, यहाँ से लाइट आई इंसिडेंट, इस पे हिट करा, इसने इसको क्या कर दिया, स्कैटर हो गया, ठीक है। तो ऐसी जो स्कैटरिंग होगी उन्हें क्या बोलते हैं, देखो, और जो लैम्डा जितना ज़्यादा, ठीक है, स्कैटरिंग लॉस किसके प्रोपोर्शनल है, अभी वैल्यू जितनी कम होगी ये लॉस उतना ही बढ़ता चला जाएगा ना, यस सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी लोअर वेवलेंथ जो है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेंज है, इनकी वेवलेंथ बहुत लो होती है, तो इसका मतलब इनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। इसलिए यूवी रेंज में नॉर्मली कम्युनिकेशन को अवॉइड किया जाता है, ठीक, अभी मैंने पहले ही बताया था। तो अल्ट्रावायलेट रेंज में हम नहीं। अब वेव गाइड लॉस, ये भी इसी तरीके का लॉस है। अब अलग अलग मोड्स हमारे अंदर फाइबर के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक, इसमें ये डायग्राम नहीं दिखा है, मैं अभी देखता हूँ, एक मिनट। डायग्राम नहीं है, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ क्या डायग्राम ये होता है। इसमें एक लिखा मैक्रो बेंडिंग लॉस, दूसरा क्या लिखा, माइक्रो बेंडिंग लॉस। अब मैक्रो बेंडिंग लॉस क्या होता है, सपोज मेरी कोर थी, इस तरीके से फाइबर चल रहा था, ठीक, अचानक से क्या हुआ, फाइबर कहीं पर बैंड हो गया, इस तरीके से फाइबर बैंड हो गया, देखो दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट ना हो गया, बैंड हो गया। ऐसे जाना तो इस तरीके से था, इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन ये बैंड हो गया। अब लाइट बीम हमारी आई ऐसे करके, अभी तक तो ये है, लेकिन ये जैसे ही इस पॉइंट पे मिली तो TIR का फिनोमिना हमारा खत्म हो गया और ये बीम यहाँ से बाहर निकल गया,
क्योंकि जो कोर क्लाइडिंग इंटरफेस था अब वो कुछ बैंड हो गया, तो जो एंगल था वो चेंज हो गया। क्योंकि पूरी की पूरी फाइबर की कोर बैंड हुई है, पूरा फाइबर बैंड हुआ है, तो जो एंगल था TIR का वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो पाई, और यहाँ पर बेंडिंग हुई थी, वहाँ से सिग्नल बाहर निकल गया। तो इस लॉस को क्या कहते हैं? मैक्रो बेंडिंग। और दूसरी लिखी है इसमें माइक्रो बेंडिंग। माइक्रो बेंडिंग में क्या होता है भाई? माइक्रो बेंडिंग एक्चुअल में जब फाइबर बनता है उस टाइम पे होता है। अब मैंने क्या करा, एक कोर बनाई, और किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो गई, थोड़ी गड़बड़ हो गई। हमें कोर क्या था, इस तरीके से बनानी थी, लेकिन ये कोर एक जगह पे इस तरीके से मुड़ गई। ठीक है, जैसे पिंग बना रहा हूँ ना, दिख रहा है? यस सर। पर ये कोर मुड़ गई। अब क्या होगा? अब जो सिग्नल यहाँ से ट्रेवल कर रहा था इस तरीके से, यूँ आया यूँ आया, जैसे यहाँ बढ़ा, देखो अब इसका एंगल चेंज हो गया होगा ना इंटरफेस का। यहाँ से सिग्नल कहाँ निकल जाता बाहर। पहला था जिसमें पूरी की पूरी कोर मुड़ गई, उसको बोला हमने मैक्रो बेंडिंग। और दूसरी कंडीशन ये है जो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से होता है, कोर का कुछ पार्ट अंदर ही आपका क्या हो गया, मुड़ गया, तो इससे भी सिग्नल क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। तो इसको बोलते हैं माइक्रो बेंडिंग। माइक्रो बेंडिंग दैट इज विद इन द कोर, एंड मैक्रो बेंडिंग दैट इज पूरी कोर को कहीं पर बैंड हो जाना। समझ में आया? ठीक है बच्चों, समझ आई? यस यस सर। यस सर। बहुत सारे मोड होंगे। देखो अब दूसरा मोड आया है ना, इसमें देखना इस तरीके से येलो कलर वाला मोड आया। अभी यहाँ नहीं पड़ा, ये बेंडिंग वाले सरफेस से हिट नहीं करा, तो ये सिग्नल तो आगे चला गया। यानी जो भी सिग्नल इस पे हिट कर जाएगा, यानी जो वेव गाइड इससे हिट कर जाएगी वो वेव गाइड बाहर निकल जाएगी, और जो वेव गाइड इस पे हिट नहीं करेगी वो हमें आउटपुट में सिग्नल में मिलेगी। इस तरीके के लॉस को हम क्या कहते हैं? वेव गाइड लॉस। ठीक हो गया? तो ये काफ़ी थोड़ा टिपिकल सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मेनली हमने डिस्पर्जन डिस्कस किया, क्या क्या डिस्पर्जन होता है, और उसके बाद हमने एटीन्यूएशन देखा, कितने टाइप के होते हैं वो भी हमने देखा, स्कैटरिंग होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और वेव गाइड लॉसेज होता है। मैक्रो माइक्रो बेंडिंग मैंने डायग्राम बना के तुम्हें दिखा दिए हैं। इसमें नहीं है तो तुम लोग नेट पे देख सकते हो, मैं भी तुम्हें तुम्हें मिल जाएगा डायग्राम जब तुम सर्च करोगे गूगल सर्च मैक्रो बेंडिंग और माइक्रो बेंडिंग। ठीक हो गया? यहाँ तक का जो पार्ट है तुम लोगों ने इसे पढ़ना है। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं 2 मिनट और लूँगा तुम लोग के, क्योंकि 2 न्यूमेरिकल हमें इसमें डिस्कस करना है। ठीक, हम देखो अभी हमने एटीन्यूएशन का फॉर्मूला पढ़ा था ना, डेसिबल पर किलोमीटर। ये दिख रहा है तुम्हें? यस सर। अब देखो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ऑप्टिकल पावर आफ्टर प्रोपोगेशन थ्रू अ फाइबर इज 500 meter long fiber is reduced to 25% of its original value. Calculate the fiber loss in decibel per kilometer. अब इसने क्या बोल दिया? ऑप्टिकल सिग्नल। मैंने कहा सपोज मैंने इनपुट में कितना सिग्नल दिया था, P0, और इसने क्या बोला, नहीं PI। इनपुट में मैंने सिग्नल दिया PI, और इसने क्या बोला, जब ये आउटपुट में हमें सिग्नल मिलता है तो ये 25% हो जाता है इसके ओरिजिनल वैल्यू का। यानी जो आउटपुट सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, PI/4। यही होगा ना? यस सर। 25% का मतलब क्या यस होगा, सर। नोट कर जाना। यहाँ पर सर कैलकुलेट कर सकते हो। मैं कहूँ कि 100 था इनपुट सिग्नल, तो 25 कितना रह गया आउटपुट सिग्नल। फॉर्मूला हमें पता है, P0 कितना हो गया, यानी PI/4, और इनपुट तो PI था, तो कितना बचेगा 1/4। यहाँ पर इसने 25/100 लिखा है, एक ही बात है। ठीक हो गया? अब डिस्टेंस किस में दी है इसने? मीटर में। मीटर में। और यहाँ हमने इसे किस में चेंज करा, किलोमीटर। किलोमीटर। 500 मीटर कितना हुआ, हाफ किलोमीटर। हमने वैल्यूज रखी, लॉग सॉल्व किया, और हमारा आंसर आ गया 12.042 डेसिबल पर किलोमीटर। बड़ा आसान सा दिख रहा है। फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी और आंसर हमारा आ गया। लेकिन इसको हमें करके देखना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा कि ये कैलकुलेशन इतनी जल्दी आसान है या नहीं है। तो इसलिए आज तुम लोग कॉपी में अपना इस काम को करोगे। ठीक है? जब तुम्हारे कॉलेज ओपन होंगे, जब भी होगा, जब तुम लोग कॉलेज आओगे, तो सब लोग इस काम को अपनी कॉपी में करके रखना भाई। ठीक है? मैं देखूंगा, हो सकता है किसी की कॉपी देख लूँ, लेकिन यह है कि तुम्हारी सेल्फ की नॉलेज के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन। ठीक हो गया? समझ में आया ये क्वेश्चन?
इसमें कुछ नहीं था, हमें इनपुट और आउटपुट पावर दे दी और हमसे बोला कि लॉस निकालो। लेकिन एक बात कही, इसने डिस्टेंस तो दे दी मीटर में और आउटपुट लॉस पूछ लिया डेसिबल पर किलोमीटर। तो मैं क्या करूँगा, इसका यूनिट को किलोमीटर में ही चेंज कर दिया, और यूनिट जरूर लिखोगे भाई। कुछ लोग क्या करते हैं, खाली 12.042 लिख कर आ गए। बस 5 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर फ्री फंड मोड का कट गया, केवल 4 नंबर मिलेंगे। पूरी यूनिट लिखोगे डेसिबल पर किलोमीटर। तो आज कॉपी में अपने आप सॉल्व करोगे वैल्यूज रख के कैलकुलेटर से, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर सिंपल फॉर्मूले यूज नहीं होने। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें अब क्या बोल रहा है, आउटपुट पावर निकालो, वही फॉर्मूला हमने यूज किया। अब एंटी लॉग हमें लेना पड़ा, तो अब एंटी लॉग के लिए अगर तुम रेगुलर मेथड यूज करोगे, अपने क्या टेबल निकालो, पीछे से मैच करो, फिर करो। साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो सारे काम हमारे बड़ी जल्दी हो जाते हैं। ठीक हो गया बच्चों? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने किए। आज का चैप्टर थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद भी मुझे कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ा इसमें, है ना, क्योंकि इतनी सारी थ्योरी हम पढ़ नहीं सकते। मैंने तुम्हें समझा सारी दी है, तो तुम लोग जाके इसे रीड आउट करोगे। जो चीज़ नहीं आएगी कल हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया बच्चों? ओके सर। यस सर। तो मैं तुम्हें क्विज 3 और क्विज 4 असाइन कर रहा हूँ, तो तुम लोग अपनी टीम लाइन में पहुंचो और क्विज 3 और क्विज 4 को अटेम्प्ट करो। ठीक है, बाकी तुम लोग जा सकते हो, लेकिन जो भी बैच 9 के हैं और बैच हमारा हमारा प्रेजेंट 17 है, सभी लोग क्विज को अटेम्प्ट करोगे भाई। ठीक है, हर क्विज के अपने क्या है